In the previous lecture, we have started to deal with the concept of electrodynamic potentials. Actually, I have told you that these potentials are needed for the discussion of electrodynamics of moving charges. We have actually only introduced these potentials, but in this lecture we will see how Maxwell's field equations can be expressed in terms of the electrodynamic potentials. तो आप याद कीजिए, जो पिछला लेक्चर था हम लोगों का, उसमें आपने देखा था कि इलेक्ट्रोडायनामिक पोटेंशियल दो होता है। एक को आप कहते हैं स्केलर पोटेंशियल, जिसे हम इस फाई सिंबल से डिनोट करते हैं, और दूसरा एक वेक्टर पोटेंशियल जिसको वेक्टर ए सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इनफैक्ट हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करते हैं तो एक तरीका होता है कि डायरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। और दूसरा टेक्निक है कि हम पोटेंशियल, जो जनरेटिंग पोटेंशियल, दैट इज फील्ड को जो पोटेंशियल जनरेट करता है, उस जनरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में मैक्सवेल इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हैं, तब वह एक्चुअली एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। और इस जनरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में हम लोगों ने कहा था कि एक पोटेंशियल डिफाइंड होता है जिसको कहते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल, और उस रिटार्डेड पोटेंशियल के टर्म में मूविंग चार्ज के इलेक्ट्रोडायनामिक्स को डिस्कस करना कन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक होता है। यद्यपि इस लेक्चर में भी हम लोग रिटार्डेड पोटेंशियल की बात नहीं करने जा रहे हैं। अभी जो दो बेसिक इलेक्ट्रोडायनामिक पोटेंशियल्स है, स्केलर पोटेंशियल फाई और वेक्टर पोटेंशियल ए, इनफैक्ट इस दोनों पोटेंशियल के टर्म में आप देखेंगे कि मैक्सवेल का जो चार फील्ड इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, वह इक्वेशन रेड्यूस होकर के दो इक्वेशन में बदल जाएगा। इनफैक्ट उसी बात को केवल आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसलिए आपके सुविधा के लिए हमने जो चीज़ फर्स्ट लेक्चर में बताया था उसका जस्ट एक रिजल्ट आपके सामने हम फिर यहाँ लिख रहे हैं। आपने दो डिफाइनिंग इक्वेशन पढ़ा था, एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए को डिफाइन करने वाला इक्वेशन, दूसरा स्केलर पोटेंशियल फाई को। आपने देखा था कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए डिफाइंड होता है बाय द यूज ऑफ दिस इक्वेशन B इक्वल टू कर्ल ए, जिसको आप डेल क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। और फिर फाई डिफाइंड हुआ था बाय दिस इक्वेशन E इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई माइनस डेल ए बाय डेल टी, या आप इसी को इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं माइनस डेल फाई डेल ए बाय डेल टी। और ये रिजल्ट आपने देखा था कि ये रिजल्ट बताता है कि ई चूँकि माइनस डेल फाई के बराबर नहीं है, बल्कि माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाय डेल टी के बराबर है, इसलिए इस इक्वेशन में आने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कंजर्वेटिव नहीं है, बल्कि वह नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रोडायनामिक नेचर का फील्ड है। और फिर आप याद कीजिए मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन, जो आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, क्योंकि ये तो बेसिक इक्वेशंस है। आपके सुविधा के लिए हमने यहाँ पर उस चारों इक्वेशन को फिर से मेंशन कर दिया है, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी जब हम इस चारों इक्वेशन को अब चेंज करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए एंड द स्केलर पोटेंशियल फाई। अब चूँकि इस इक्वेशन को किसी दूसरे फॉर्म में बदलना है, डेफिनेटली देयर विल बी सम मैथमेटिकल स्टेप्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दोज स्टेप्स, एंड फॉलोइंग दोज स्टेप्स यू कैन इजीली फाइंड how the Maxwell's field equations can be expressed in terms of the electromagnetic और electrodynamic potentials। इसके लिए एक सिंपल काम करते हैं। मान लीजिए कि आप जिस मीडियम की अभी बात कर रहे हैं, उस मीडियम का जो परमिएबिलिटी है, सपोज कर लेते हैं कि वह
म्यू है और उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है। लेट म्यू इक्वल टू permeability of the medium, एंड ये भी एस्यूम करते हैं कि एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, permittivity ऑफ द मीडियम मान लेते हैं। अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन नंबर 3D है, इस इक्वेशन को आप देखिए, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मीडियम के परमिएबिलिटी म्यू से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3D by mu, we get simple mathematical step. What will be this? This will be mu times del cross h. अब देखिए इक्वेशन नंबर 3D को, देयर इज डेल क्रॉस एच, हमने इसको म्यू से मल्टीप्लाई किया, RHS में मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी म्यू जे प्लस म्यू डेल डी बाय डेल टी बाय डेल टी। इनफैक्ट देखिए, म्यू चूँकि एक कांस्टेंट है, इसीलिए आप इसको इस ऑपरेटर के भीतर भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इसको, दिस इज डेल क्रॉस म्यू एच एंड दिस इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू डेल डी बाय डेल टी। लेकिन एक बात आप डेफिनेटली आपके नॉलेज में होगा कि इनफैक्ट जो मैग्नेटिक इंडक्शन B है, दैट इज इक्वल टू सिंपली म्यू एच, यू नो इट, एंड जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D होता है, दिस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज एप्सिलॉन टाइम्स E। आई होप यू नो दीज टू रिजल्ट्स। तो अगर हम इस दोनों रिजल्ट का यहाँ यूज करें तो आप ध्यान से देखिए कि इस म्यू एच के जगह पर आप B लिख सकते हैं, और D जो यहाँ है, इस D के बदले हम एप्सिलॉन E, और एप्सिलॉन चूँकि कांस्टेंट है तो इस डेल टी ऑपरेटर के वह बाहर आ जाएगा। तो अगर इस दोनों रिजल्ट का यूज किया जाए तो हमारा यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। देयरफॉर आवर रिजल्ट विल बी व्हाट? This will be in fact del cross B, del cross B. This is del cross B, and RHS में क्या बच रहा है देखिए, म्यू जे प्लस दिस इज म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। हमने क्या किया, डी को एप्सिलॉन ई से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब इस इक्वेशन में हम लोग बी और ई दो क्वांटिटी है, और आप देखिए आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि दिस बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई and E is equal to minus del phi minus del A by del T। तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए हम B और E को रिप्लेस करेंगे।
So this implies del cross B, but instead of B we will now write del cross A, and this equals mu J plus mu epsilon टाइम्स del T, और E के जगह पर क्या लिखिएगा, आपने देखा अभी कि दिस इज माइनस del phi माइनस del A बाय del T। यस और नो? आपने क्या किया, यूजिंग 1 and 2, पहले और दूसरे इक्वेशन का यूज किया हमने। अब देखिए del क्रॉस A जो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट होता है, अगर उस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करें तो दिस ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे वैसे यहाँ पर डेल ऑपरेटर है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला होता है वह इसके लिए भी अप्लाई होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं उस फॉर्मूला के हिसाब से डेल डॉट ए डेल एंड माइनस डेल डॉट डेल ए एंड दिस इज इक्वल टू म्यू जे अब आप देखिए del T ऑपरेटर को फर्स्ट टर्म माइनस del phi पर ऑपरेट कराएंगे। आपको हमने बताया था कि ये जो डेल ऑपरेटर है और del T ऑपरेटर है, हम इसका इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है कि हम del T को phi पर ही ऑपरेट करा दें, तब उसका ग्रेडियंट लें। दिस इज परमिटेड। साथ ही साथ इस म्यू एप्सिलॉन तो एक कॉमन फैक्टर है, सो दिस मे बी रिटन एज म्यू एप्सिलॉन डेल phi बाय del T, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर इस del T ऑपरेटर को जब आप सेकेंड टर्म del A बाय del T पर ऑपरेट कराइएगा तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा A का, एंड दिस विल बी माइनस म्यू एप्सिलॉन del 2A बाय del T स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, दिस रिजल्ट इज व्हाट, दिस इज डेल डॉट ए डेल माइनस डेल स्क्वायर ए, डेल डॉट डेल इज डेल स्क्वायर, and this equals mu j minus mu epsilon del phi by del T and minus mu epsilon del 2A by del T स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। आप ऐसा करिए कि माइनस डेल स्क्वायर ए टर्म को RHS में ले जाएंगे, साथ ही साथ इस टर्म को भी, फर्स्ट टर्म को भी, और म्यूजे को LHS में। वैसे हम म्यूजे को लिखेंगे RHS में, लेकिन काम कर रहे हैं उल्टा। तो व्हाट विल बी दिस विल बी डेल स्क्वायर ए, लिख रहे हैं LHS में, लेकिन ऐसा सोचो कि यह RHS में ले जाया जा रहा है। एंड ये डेल और डेल इस दोनों टर्म में प्रेजेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस डेल एंड डेल डॉट ए एंड प्लस म्यू एप्सिलॉन, इस टर्म को देखिए, म्यू एप्सिलॉन डेल phi बाय del T, del phi बाय del T एंड
ऐसा करिए कि इस टर्म को पहले लिखिए, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं अरेंज ग्रुप में। सो दिस विल बी माइनस म्यू एप्सिलॉन del 2a by del t square एंड माइनस डेल ऑपरेटर ले लिया और इस टर्म को और इस टर्म को अब कंबाइन करके लिख रहे हैं। माइनस डेल, दिस विल बी डेल डॉट ए एंड प्लस म्यू एप्सिलॉन del phi by del t, and this will be equal to minus mu j. You can check the algebra and say this is equation A. In fact, this is an important equation. You will see actually this is one of the Maxwell's equation in terms of the electrodynamic potentials फाई एंड ए। उसके एक्चुअली फाई और ए के टर्म में अब ये मैक्सवेल का एक इक्वेशन कहलाता है। आप देख रहे हैं कि यह सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है और इसमें फील्ड वेक्टर ई और बी अथवा ई और एच कहीं नहीं है, बल्कि उसके जगह पर जो इलेक्ट्रोडायनामिक पोटेंशियल है ए और फाई वह प्रेजेंट है। तो वास्तव में यह इक्वेशन मैक्सवेल का एक इक्वेशन है जो हम आगे थोड़ा अधिक डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग रिजल्ट को डिराइव करते हैं, फिर इसके डिस्कशन की बात होगी, इसके इम्पोर्टेंस की बात होगी। अब देखिए, अब दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए इस बात को। फ्रॉम इक्वेशन 3a. What is this equation 3a? You can see here this equation is divergence D is equal to rho. तो इससे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और आप देखेंगे कि मैक्सवेल का तब दूसरा इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड फाई। क्या है यह इक्वेशन? डेल डॉट डी इक्वल टू रो। फिर हम लोग जानते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दिस इज एप्सिलॉन टाइम्स ई। सो डेल डॉट एप्सिलॉन टाइम्स ई इज इक्वल टू रो। बट एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर आएगा, फिर उससे हम आरएचएस को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज डेल डॉट ई इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन। रो आप जानते हैं कि ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक फ्री चार्ज डेंसिटी। लेकिन अब इस ई का वैल्यू जो आपने पढ़ा है पहले, आप यहाँ देख सकते हैं, ये रिजल्ट हमने मेंशन किया है यहाँ ऑलरेडी। ये जो वैल्यू है ई इक्वल टू दिस मच, आप इसको वहाँ पर यूज करिए, माइनस डेल फाई डेल ए बाय डेल टी, तो उसका यूज करते हैं। सो दिस implies डेल डॉट ई, एंड ई के जगह पर क्या लिखोगे? माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाय डेल टी। ये आपने देखा है। एंड दिस इज रो ओवर एप्सिलॉन, रो ओवर एप्सिलॉन। अब इस डेल डॉट ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट कराना है। आप देखिए कि दिस विल बी माइनस को होल से कॉमन ले लिया, दिस इज डेल डॉट डेल फाई एंड प्लस डेल ऑपरेटेड ऑन डेल ए बाय डेल टी, एंड दिस इक्वल्स व्हाट? दिस इज रो ओवर एप्सिलॉन। अब आप इस माइनस साइन को आरएचएस में इम्पोज कर दीजिए, एंड यू नो डेल डॉट डेल इज डेल स्क्वायर, सो दिस विल बी व्हाट? दिस इज डेल स्क्वायर फाई एंड प्लस, फिर यहाँ देखिए
हम लोग इस डेल ऑपरेटर को और इस डेल डेल टी ऑपरेटर को क्या कर सकते हैं, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको हमने कई बार पहले कहा कि द एक्सचेंज ऑफ दीज टू ऑपरेटर्स इज परमिटेड। तो ऐसा अगर परमिशन है तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज डेल डेल टी डेल डॉट ए and this will be equal to minus rho by epsilon। अब देखिए, अब ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन हम लोगों को मिला, इसमें हम एक पर्टिकुलर टर्म को अगर हम ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे सेम टर्म को, तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एडिंग and subtracting, adding and subtracting mu epsilon del 2 phi by del t। इस स्टेप को याद रखिए, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग mu epsilon del 2 phi by del t square, we get what you will get, you can see। हमको इसे ऐड भी करना है LHS में ही और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो रिजल्ट सेम रह जाएगा। क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल 2 फाई बाय डेल टी स्क्वायर। अभी आपने क्या किया है, माइनस किया, अब सब्ट्रैक्ट किया, अब इसमें ऐड करना है, तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर यह टर्म है, हम डेल डेल टी ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं डेल डॉट ए पर, जो टर्म यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर हमें इस टर्म को ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी डेल डेल टी ऑपरेटर ले लिए हैं, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लिख लेंगे। सो दिस विल बी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाय डेल टी। आप देख सकते हैं जब ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेटेड होगा तो ये डेल 2 फाई बाय डेल टी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन, से दिस इज योर इक्वेशन बी। आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन बी है यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी से फ्री है। एक्चुअली यह भी एक मैक्सवेल का इक्वेशन है। तो आप यह देखिए कि मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशन था, जो फील्ड वेक्टर ई डी और बी और एच के टर्म में था, अब इस 2 इक्वेशन ए और बी में कहीं भी ये फील्ड वेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि उसके जगह पर क्या है, तो उसके जगह पर वेक्टर ए है जो कि एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, और उसके जगह पर स्केलर पोटेंशियल फाई है। तो इनफैक्ट ये दोनों इक्वेशन भी कहलाता है मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस, बट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामिक पोटेंशियल्स ए एंड फाई। और यही उद्देश्य था हमारा इस लेक्चर में। हमने आपको कहा था कि मैक्सवेल का 4 इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये जो चारों इक्वेशन है, दीज 4 इक्वेशंस आर इन टर्म्स ऑफ द फील्ड वेक्टर्स, और ये सभी फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन आप जरा गौर करिए, इक्वेशन ए में देखिए डेल स्क्वायर आता है, डेल 2a बाय डेल टी स्क्वायर आता है, तो और इसी तरह से इक्वेशन बी में भी सेम बात है, डेल स्क्वायर ऑपरेटर है, डेल 2 बाय डेल टी स्क्वायर ऑपरेटर है। सो दीज आर एक्चुअली द फील्ड इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और किसके टर्म में, तो ए और फाई के टर्म में। यहाँ भी ए प्रेजेंट है और साथ ही साथ फाई भी प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि these equations A and B are Maxwell's field equations expressed in terms of electrodynamic potentials phi and A। इनफैक्ट इस फॉर्मुलेशन में आप ध्यान से देखिए कि मैक्सवेल का 4 इक्वेशन रेड्यूस हो करके 2 इक्वेशन हो गया है।
इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूलेशन है मैक्सवेल इक्वेशन का, ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, साथ ही साथ मोर विविड भी है, इसका क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, अगर हम बात करें सोर्स फ्री रीजन का, यहीं पर अगर हम लिखें कि सोर्स फ्री रीजन, सोर्स फ्री रीजन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो हमारा सोर्स है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, वह प्रेजेंट नहीं है। तो वैसी स्थिति में आपका जे वेक्टर 0 हो जाएगा, रो भी 0 हो जाएगा, और दोनों इक्वेशन के आरएचएस में हो जाएगा 0, और तब यह इक्वेशन एक्चुअली होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मैक्सवेल का ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। जबकि ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें 2 इक्वेशन का सेट था इनहोमोजीनियस और 2 था होमोजीनियस, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। लेकिन यहाँ एक रिमार्केबल बात यह है, ध्यान देने की बात है कि आप देखिए इक्वेशन ए में दोनों पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ देखिए ए प्रेजेंट है, इस सेकंड टर्म में भी ए प्रेजेंट है, थर्ड टर्म में भी ए प्रेजेंट है, लेकिन फोर्थ टर्म में फाई प्रेजेंट है। सो बोथ पोटेंशियल्स आर प्रेजेंट इन दिस मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप बी इक्वेशन को भी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्केलर पोटेंशियल फाई और वेक्टर पोटेंशियल ए दोनों ही प्रेजेंट है। ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इनफैक्ट कपल्ड इक्वेशंस। कपल्ड इस सेंस में कि बोथ पोटेंशियल्स आर कपल्ड, दे आर नॉट सेपरेटेड। तो ए एंड बी, दीज आर मैक्सवेल्स field equations in terms of phi and a, जो कि पोटेंशियल है, नॉट फील्ड। और साथ ही साथ ये जो दोनों इक्वेशन है वह कैसा इक्वेशन है, तो कपल्ड इक्वेशंस। कपल्ड कहने से हमारा सेंस क्या है, coupled equations as A and phi are present in both equations। लेकिन देखिए अगर हम एक कंडीशन एस्यूम करें, माने कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर टर्म है दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाय डेल टी, ये प्रेजेंट है। इनफैक्ट दोनों ही इक्वेशन में आप देख सकते हैं, दोनों में प्रेजेंट है। अगर ये टर्म जो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर है बाय द वे अगर यह 0 होता है तो उस कंडीशन में हमारा ये दोनों कपल्ड इक्वेशन अनकपल्ड हो जाएगा। एक इक्वेशन हो जाएगा स्केलर पोटेंशियल फाई के लिए, तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर पोटेंशियल ए के लिए। सो आप कह सकते हैं कि टू इक्वेशंस की या टू पोटेंशियल्स कहिए, ज़्यादा बेहतर होगा पोटेंशियल कहना। टू potential get uncoupled provided this del dot A plus mu epsilon del phi by del t is equal to 0। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, काफ़ी यूज होगा इसका आगे। इनफैक्ट ये जो कंडीशन है कि डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाय डेल टी इज 0, इनफैक्ट दिस कंडीशन इज नोन एज लॉरेंज कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, लॉरेंज कंडीशन कहते हैं।
लॉरेंज कंडीशन। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर लॉरेंज कंडीशन होल्ड कर रहा है, दैट इज ये जो टर्म है डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाय डेल टी 0 होता है, उस समय ये जो वेक्टर पोटेंशियल ए है और स्केलर पोटेंशियल क्या है फाई, ये दोनों अनकपल्ड हो जाएगा और तब आपका जो मैक्सवेल का फील्ड इक्वेशन होगा वो आप देखेंगे कि एक इक्वेशन होगा ओनली फॉर ए, दूसरा इक्वेशन होगा ओनली फॉर फाई। इन दिस condition Maxwell's equations are क्या है हो जाएगा दोनों इक्वेशन, जरा ध्यान से देखिए। इक्वेशन ए, नाउ दिस टर्म विल वैनिश, दिस विल बी 0, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म ही LHS में बचेगा और आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को तब इस रूप में, देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बिकम डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल 2a बाय डेल टी स्क्वायर is equal to what? This is minus mu j. This is also an important result. आप ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन है in terms of the magnetic vector potential and this is one of the Maxwell's equations in terms of A. यहाँ phi प्रेजेंट नहीं है इसलिए अनकपल्ड इक्वेशन है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ जो J है कंडक्शन करंट, एक्चुअली दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली इस पोटेंशियल A जो कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, ये कॉज करता है मैग्नेटिक फील्ड को और इस पोटेंशियल को कॉज करता है हमारा J। तो J इज द सोर्स। इलेक्ट्रिक करंट आप जानते होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है ये पोटेंशियल को क्रिएट करता है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए को, और ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो जहां हमारे मैक्सवेल के ओरिजिनल इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहता है, उसके जगह पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल प्रेजेंट है और साथ ही साथ उसका सोर्स जिसने उसको पैदा किया जे, वो भी प्रेजेंट है। फिर आप देखें कि ये जो हमारा इक्वेशन बी है जो मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन है, जब लॉरेंज कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, दैट इज ये ब्रैकेटेड टर्म 0 होगा, देन व्हाट इज दिस? यू कैन इजीली सी दिस विल बी डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल 2 फाई बाय डेल टी स्क्वायर, del 2 phi by del t square, and this is equal to minus rho by epsilon। बिल्कुल आइडेंटिकल है दोनों इक्वेशन। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह इक्वेशन जो मैक्सवेल का ही अब एक इक्वेशन है वह है इन टर्म्स ऑफ स्केलर पोटेंशियल फाई, और इस स्केलर पोटेंशियल फाई के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है और इस पोटेंशियल का सोर्स है हमारा ये चार्ज डेंसिटी रो जो है, तो चार्ज प्रोड्यूस करता है इस स्केलर पोटेंशियल को और इस स्केलर पोटेंशियल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वास्तव में इक्वेशन जो डी है दैट रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन एक्चुअली बताता है कि जे के जरिए पैदा होगा कौन? मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल रीजन है, कॉज है, जनरेटर है मैग्नेटिक फील्ड का। और इक्वेशन ई के हिसाब से जो चार्ज डेंसिटी है या चार्ज है, चार्ज ही बोलिए, वह सोर्स है हमारे स्केलर पोटेंशियल का और स्केलर पोटेंशियल कॉज है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लॉरेंज कंडीशन में मैक्सवेल का फील्ड इक्वेशन जो 4 से 2 हो गया था वह कपल्ड इक्वेशन था, अब ये अनकपल्ड हो गया। This equation D is in terms of the vector potential A and equation E is in terms of the scalar potential phi. In fact,
इक्वेशन डी और ई को हम लोग एक दूसरे ऑपरेटर जिसको कहते हैं डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर, उसके टर्म में और ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको हो सकता है कि डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर मालूम हो कि यह कैसे डिफाइंड होता है। तो नाउ डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर, डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर is defined as, आप इस डिफिनीशन को देखिए। इनफैक्ट इसको बॉक्स सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको बॉक्स ही पढ़ेंगे, बॉक्स स्क्वायर ए। अब ये कुछ सॉफ्टवेयर के गड़बड़ी के कारण थोड़ा चेंज हो जाता है, देखिए। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, बॉक्स स्क्वायर ए, या आप कह सकते हैं डी एलम्बर्शियन ए या बॉक्स स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू जे। सॉरी, अभी तो हम पहले डेफिनीशन जानना चाहते हैं इसका, कि ये डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर डिफाइंड कैसे होता है। दिस बॉक्स स्क्वायर ऑपरेटर जिसको कहते हैं डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर, दिस इज डिफाइंड एज डेल स्क्वायर क्या है, लाप्लासियन, लाप्लासियन माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू बाय डेल टी स्क्वायर। इस रूप में हम इसको डिफाइन करते हैं। बॉक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर, और ये है लाप्लासियन ऑपरेटर जो आप जानते हैं, ठीक है। तो इसके टर्म में अगर हम इस दोनों इक्वेशन को लिखें, इक्वेशन नंबर डी को और इक्वेशन नंबर ई को, तो क्या लिख सकते हैं आप देखिए। सो इक्वेशंस इन डी एंड ई कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं डी एलम्बर्शियन ए या बॉक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जे एंड डी एलम्बर्शियन फाई इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन। और भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपने इस इक्वेशन को लिख दिया। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन एफ। एक्चुअली ये जो हमारा इक्वेशन है, अब भी आप देखते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन ओरिजिनली 4 था फील्ड वेक्टर के टर्म में। जब हमने उसको इलेक्ट्रोडायनामिक पोटेंशियल के टर्म में लिखा तो उसका संख्या 2 हो गया, रिड्यूस हो गया नंबर। इनफैक्ट आगे हम लोग पर, बल्कि हमारा तो वीडियो उस पर पहले से है, आप उसको पढ़ सकते हैं। रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, आप में से अधिकांश लोगों ने हमारे उस वीडियो को वॉच भी किया होगा, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। एक्चुअली रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल का, उसमें 12 वीडियो है। उस 12 वीडियोज़ को हमने पहले ही अपलोड किया था, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं 4 वेक्टर का कॉन्सेप्ट, और जब 4 वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तब देखेंगे कि मैक्सवेल का ये जो 2 इक्वेशन अब हो गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, अगर हम 4 वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करें तो ये 2 इक्वेशन फिर रिड्यूस होकर के एक इक्वेशन हो जाएगा। हम यहाँ उसको डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, लेकिन आपको वह पढ़ना भी है। और इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर यह स्टेप आपको समझ में नहीं आवे तो आप प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स का वीडियो देखिए, वहाँ 4 वेक्टर पोटेंशियल को पढ़िए, आपको ये सारा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। वहाँ इसका प्रूफ मिल जाएगा, जो हम अभी डायरेक्ट यहाँ मेंशन कर देते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। ऑलरेडी यह वीडियो अपलोडेड है, उसको आप जाके देख सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति में इन टर्म्स ऑफ द 4 वेक्टर पोटेंशियल हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए। इन टर्म्स ऑफ 4 वेक्टर पोटेंशियल, in terms of 4 vector potential, equations in F can be written as, ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, जैसा प्रूफ के लिए आपको कहा या समझने के लिए कहा कि आप रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाइए, 4 वेक्टर पोटेंशियल पढ़िए, एग्जैक्टली सारी बात समझ में आएगी। वो आपको पढ़ना ही है, तो वो तो पुनः हम वीडियो देंगे नहीं, वो तो आपको उसी से पढ़ना है, आप उसको देखिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके टर्म में डी एलम्बर्सियन ए एल्फा इक्वल टू माइनस म्यू जे एल्फा, एंड दिस इज मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब आप देखिए कि मैक्सवेल का इक्वेशन इस फॉर्म में एक इक्वेशन में बदल चुका है इन टर्म्स ऑफ 4 वेक्टर पोटेंशियल। इनफैक्ट यहाँ जो ए एल्फा और जे एल्फा है, दीज आर कॉल्ड 4 वेक्टर पोटेंशियल। ए एल्फा एंड जे एल्फा, दीज आर only A alpha. A alpha, this is 4 vector potential, और जो J alpha हमने लिखा है, J alpha, this J alpha is known as current 4 vector. This is called current 4 vector. एक्चुअली इसको जब हम लोग इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं, ये सब चीज़ हो सकता है कि अभी अगर आपने रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 4 वेक्टर पोटेंशियल नहीं पढ़ा है तो ये बात हो सकता है अभी क्लियर नहीं हो रहा हो, लेकिन जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ केवल मेंशन कर देते हैं दिस ए एल्फा इज इक्वल, इसका जो कंपोनेंट्स हम लोग लिखते हैं, इसका 4 कंपोनेंट होता है। तो पहला जो 3 कंपोनेंट होगा ना, उसको लिखेंगे A1 A2 A3, या इसको AX AY AZ कह सकते हैं। और 4th कंपोनेंट इसका होता है I phi डिवाइडेड बाय C। I जो यहाँ देखते हैं दिस इज फॉर इमेजिनरी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, या इसी के जगह पर इस 3, ये वास्तव में कार्टेशियन कंपोनेंट्स है, इसके जगह पर आप वेक्टर A लिख सकते हैं एंड I phi बाय C। तो ये वास्तव में 4 वेक्टर पोटेंशियल का मतलब है कि इसका 4 कंपोनेंट होगा। यहाँ 4 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं, और ये 3 कार्टेशियन कंपोनेंट्स है, और ये चौथा मतलब x1 x2 x3 x4, ये 4th कंपोनेंट। उसी तरह से यह जो J अल्फा है, दिस J अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज J1, या इसको JX कह सकते हैं, J2 या JY, J3 या JZ, और 4th कंपोनेंट होता है IC रो। हम समझ रहे हैं कि अभी आपको हम यह डायरेक्ट लिख रहे हैं, हो सकता है कि अधिकांश आप में से इस बात को नहीं समझ रहे हो कि यह कैसे हुआ, लेकिन हमने आपको कहा है कि आप निश्चित रूप से मेरा वीडियो देखिए, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सारी बात बिल्कुल आईने के तरफ साफ हो जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा एम था मैक्सवेल का, हम सारी बात को बस एक लाइन में बोलने जा रहे हैं कि मैक्सवेल का 4 इक्वेशन है फील्ड वेक्टर्स के टर्म में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के टर्म में। हम अब कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, हम उस फील्ड वेक्टर को बदल करके ला रहे हैं पोटेंशियल के टर्म में।
उसके लिए हमने दो पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल उसको कहते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए और स्केलर पोटेंशियल फाई। फिर आपने देखा कि वह 4 इक्वेशन 2 इक्वेशन में बदल गया है। और फिर जब हम 4 वेक्टर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो ये 4 इक्वेशन फिर सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन में बदल जाता है, जो कि इक्वेशन जी कहलाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह जो इक्वेशन है यह बहुत ही नट सेल में मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी को डिस्कस करता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। हमको उम्मीद है कि आपने इन बातों को समझा होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल के टर्म में मैक्सवेल के इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्चुअली अब हम लोग रिटार्डेड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी के आधार पर आप फील्ड कैलकुलेशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज का, एक्सीलरेटेड मूविंग चार्ज का, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे।